है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जीवन की शुरुआत की एक बेहद दिलचस्प और सूक्ष्म यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। ये यात्रा शुरू होती है इंसेमिनेशन यानी वीरसेचन से और ख़त्म होती है इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद की ये अगली सबसे क्रूशल स्टेज है। तो बिना वक्त गवाए चलिए इस अद्भुत बायोलॉजिकल सफ़र को करीब से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को हम 4 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे। पहला, इंसेमिनेशन और एम्पुला तक का सफर। दूसरा, फर्टिलाइजेशन का जटिल प्रोसेस। तीसरा, बच्चे के जेंडर या लिंग निर्धारण का विज्ञान। और चौथा, क्लीवेज और यूट्रस में इम्प्लांटेशन। सेक्शन 1, वीरसेचन और वो अहम चेक पॉइंट। ये कोई मामूली सफर नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के बीच होने वाली एक बेहद हाई स्टेक्स रेस है। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो बस यूं ही कभी भी हो जाए। इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती है। लाखों स्पर्म्स यानी शुक्राणु सर्विक्स से होते हुए बड़ी तेजी से आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बायोलॉजिकल शर्त यह है कि ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों को बिल्कुल एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचना होता है। अगर ये एक साथ नहीं पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो आखिर ये खास जगह है कौन सी? फेलोपियन ट्यूब का वो अहम हिस्सा जहां ये दोनों मिलते हैं उसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एम्पुला ही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन की असली प्रक्रिया अंजाम दी जाती है। सेक्शन 2, जटिल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब हम उस मैकेनिज्म को देखेंगे जो किसी बेहद सुरक्षित और हाईटेक बायोलॉजिकल प्रोटोकॉल से कम नहीं है। इसे एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट या तिजोरी की तरह इमेजिन कीजिए। ओवम के बाहर एक लेयर होती है जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जैसे ही लाखों में से कोई एक लकी स्पर्म इस लेयर के संपर्क में आता है, बूम, ये मेम्ब्रेन तुरंत बदल जाती है और एक तरह से पूरा सिस्टम लॉकडाउन हो जाता है। ये लॉकडाउन बाकी सभी स्पर्म्स के एंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ये नेचर का अपना अचूक तरीका है ये पक्का करने का कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के अंदर जा सके। है ना कमाल का सिस्टम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे बिल्ड होता है। इसकी एंट्री और फ्यूजन के 4 बहुत ही सटीक स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्पर्म के आगे का हिस्सा यानी एक्रोसोम कुछ खास एंजाइम्स छोड़ता है जो अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। जैसे ही एंट्री होती है, सेकेंडरी ओवोसाइट अपना दूसरा मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन पूरा कर लेता है। इसके बाद एक बड़ा ऊटेड और एक छोटी पोलर बॉडी बनती है। और फाइनली स्पर्म और ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट या युग्मनज बना देते हैं। यहीं पर जीवन की असल शुरुआत होती है। सेक्शन 3, शिशु का लिंग निर्धारण। अब हम जेनेटिक ब्लूप्रिंट की ओर मुड़ेंगे और क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के एकदम प्योर मैथ्स को समझेंगे। जेनेटिक्स की बात करें तो माँ के पास हमेशा XX क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि माँ की तरफ से आने वाले हर ओवम में हमेशा X क्रोमोसोम ही होगा। वहीं दूसरी ओर पिता के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पिता की तरफ से X या Y, दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम आ सकता है। और ये हमें बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। पिता जो स्पर्म्स बनाते हैं उनमें ठीक 50% स्पर्म्स X क्रोमोसोम वाले होते हैं और बाकी 50% Y क्रोमोसोम वाले। ये बिल्कुल 50-50 का गणित है। अब इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं। माँ का ओवम तो हमेशा X ही लेकर आएगा, राइट? अब अगर पिता का X वाला स्पर्म इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XX, यानी जन्म लेने वाली बच्ची होगी। लेकिन अगर पिता का Y वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XY, जिसका मतलब है कि बच्चा लड़का होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? बायोलॉजिकल तौर पर देखें तो बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के स्पर्म पर निर्भर करता है, न कि मां पर। हमने अभी जो क्रोमोसोम का गणित देखा वो इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है। ये एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जो समाज में सदियों से चले आ रहे कई सारे गलत मिथकों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सेक्शन 4, क्लीवेज और यूट्राइन इम्प्लांटेशन। अब हम अपने फाइनल फेज में आ गए हैं जहां हम देखेंगे कि वो नया बना हुआ जाइगोट कैसे मल्टीप्लाई होता है और यूट्रस यानी गर्भाशय तक का सफर कैसे तय करता है। जैसे ही जाइगोट एम्पिला से यूट्रस की तरफ बढ़ता है, उसमें बड़ी तेजी से माइटोटिक सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्लीवेज या विदलन कहते हैं।
इसमें जाइगोट तेजी से बढ़कर 2, 4, 8 और फिर 16 सेल्स बनाता है, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। जब ये 8 से 16 सेल्स का एक ठोस गुच्छा बन जाता है तो उसे मोर्यूला कहते हैं, और यही मोर्यूला आगे चलकर एक ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुटी में बदल जाता है। यूट्रस में लैंड करने से ठीक पहले ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर को समझना काफी अहम है। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जिसका काम है यूट्रस की दीवार से जाकर मजबूती से चिपक जाना, और इसके अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे इनर सेल मास कहते हैं। यही वो इनर मास है जो आगे चलकर एक्चुअल एम्ब्रियो या भ्रूण में डेवलप होता है। और अब आता है फाइनल स्टेप, इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस की दीवार से अटैच होता है, यूट्रस की कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड होने लगती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। इस तरह ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में सुरक्षित रूप से धंस जाता है। ये इम्प्लांटेशन इस बात का सिग्नल है कि ये पूरी माइक्रोस्कोपिक जर्नी सक्सेसफुल रही है, और यहीं से ऑफिशियली प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इम्प्लांटेशन तो पूरा हो गया, लेकिन इस सफल शुरुआत के बाद आगे क्या? प्रेगनेंसी के आने वाले चरणों में भ्रूण के विकास और जन्म के दौरान विज्ञान के और कौन से अद्भुत चमत्कार हमारा इंतजार कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये बायोलॉजिकल सफर मजेदार लगा होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।